हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद हेजा सर में। जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी एन एम का एग्ज़ाम 6 फरवरी 2022 को होने वाला, और उसको ध्यान में रखते हुए डेली आपको एक रिवीजन क्लास चलाई जाती है टारगेट विद हेजा सर पर, और एक दूसरी रिवीजन क्लास चलाई जाती है टारगेट विद हेजा सर 2.0 पर। अगर आप टारगेट विद हेजा सर 2.0 नहीं सब्सक्राइब किए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे डेली एक आपको रिवीजन क्लास मिलता है जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, और इस चैनल पर भी मिलता है। तो अगर आप लोग टारगेट विद हेजा सर 2.0 को नहीं सब्सक्राइब किए तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का टॉपिक है, चलिए देखते हैं। प्राथमिक सहायता और उसकी आवश्यकता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, फर्स्ट एंड रेफरर के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आपातकालीन वास्तविक चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने से पूर्व रोगी की जान बचाने हेतु प्रदान की जाने वाली देखभाल को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक सहायता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे फर्स्ट एड कहते हैं, या फिर प्राथमिक सहायता। आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक जो सेवा प्रदान की जाती है, देखभाल की जाती है, उसको प्राथमिक सहायता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्राथमिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? तो प्राथमिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को बचाना, चोट को अधिक बढ़ने से रोकना और रोगी को प्राथमिक उपचार प्रदान करना, ये प्राथमिक सहायता करने का उद्देश्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। निम्न में से प्राथमिक सहायता के दौरान ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है? तो प्राथमिक सहायता के समय ध्यान रखने वाली बात है कि प्राथमिक सहायता प्रदान करते समय अनावश्यक जल्दीबाजी करने से बचना चाहिए, रोगी के चारों ओर भीड़ जमा नहीं होना चाहिए, और बिना समय बर्बादी के किए देखभाल प्रदान करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसलिए तीनों ऑप्शन सही है। आप तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। निम्न में से फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली सामग्री क्या क्या है? तो खप्ची को रखना चाहिए, और रोलर बैंडेज को रखना चाहिए, थर्मामीटर को रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली सामग्री है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, फर्स्ट एड से आप क्या समझती हैं? फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक सहायता। ऑप्शन नंबर 5 नंबर का बी से हो जाएगा। प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक सहायता। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, एक रोगी को पट्टी बांधने का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो एक रोगी को पट्टी बांधने का उद्देश्य रक्तस्राव को नियंत्रित करना, घाव में संक्रमण को रोकथाम करना, और घाव को तेजी से भरने में सहायता करना। इसलिए उपरोक्त आंसर यहाँ भी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक घाव की पट्टी करते समय किस बात को ध्यान रखना चाहिए? तो घाव की पट्टी करते समय सख्त विसंक्रमित तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, पट्टी की चौड़ाई तथा लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए, पट्टी को बांधते समय उपयुक्त एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए। इसलिए यहाँ भी आपका उपरोक्त सभी आंसर सही हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा। 7 नंबर का 8 नंबर प्रश्न, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन होता है। कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीपीआर का पूरा नाम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। सीपीआर में शामिल है, सीपीआर में क्या क्या शामिल होता है? तो 9 नंबर का सही आंसर होगा कृत्रिम ऑक्सीजन देना, श्वसन मार्ग को साफ करना, और चेस्ट कंप्रेशन। इसलिए उपरोक्त सभी आंसर आपके सही हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न में से एक रोगी को सीपीआर किस स्थिति में दिया जाता है या फिर दिया जा सकता है? तो सीपीआर देने की स्थिति क्या क्या होनी चाहिए? तो 10 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब देख लेते हैं तीनों आंसर क्या है। कार्डिक अरेस्ट होनी चाहिए, डूबना, या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक। ये तीनों अगर हो तो इस स्थिति में सीपीआर दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। अगर प्रश्न अच्छा लगा तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरे चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टारगेट विद हेजा सर 2.0 सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी डेली सुबह में 8 बजे लगभग एक रिवीजन क्लास चलाई जाती है, जो कि आपके एएनएम ट्रिपल एससी
कहीं ना एग्ज़ाम होने वाला है 6 फरवरी को, उसको ध्यान में रख के वो भी क्लास चलाई जाती है। तो उस चैनल को भी ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए बोलें। बच्चों आप लोग बार बार हमसे पूछते थे कि सर कोई टेस्ट सीरीज बता दीजिए जो यूपी एएनएम 9212 में हेल्पफुल हो। तो बच्चों एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं जो बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही बढ़िया है, गुणवत्तापूर्ण है। इसकी आकलन मैंने खुद करी हुई है बच्चों। प्रकाशन है चक्षु प्रकाशन। चक्षु प्रकाशन है बच्चों, ये कई सारे क्षेत्रों में किताब देते हैं, कई सारे एग्जामिनेशन के लिए किताब बनाते हैं। और ये बच्चों मार्केट में एकदम नई किताब है, यानी कि आपके नए सिलेबस के हिसाब से पहली किताब है जो मार्केट में अवेलेबल हुई है। और बहुत ही अच्छी किताब है बच्चों, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है। और सबसे अच्छी बात है बच्चों कि ये आपके नए सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है। ठीक है, आपके एकदम नए सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है। आपके 9212 को इसने टारगेट किया है बच्चों। और इसमें टोटल टोटल बच्चों 25 टेस्ट सीरीज इसमें दिए गए हैं बच्चों। 25 टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे और साथ में बच्चों इसके आंसर के साथ साथ यहाँ पे आप देख लेंगे क्वेश्चन से, लगातार पहले क्वेश्चन से, और उसके बाद से बच्चों यहाँ पे आंसर दे दिया गया है, साथ में व्याख्यात्मक हल भी दिया गया है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यानी जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप आके व्याख्या में देख सकते हैं बच्चों। तो इसे आप मार्केट से लें और बच्चों इसे लगाएं, आपकी तैयारी को धार मिलेगा। ओके बच्चों, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील पे भी ये अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ओके बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली खप्सी का प्रयोग है। खप्सी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो टूटी हुई हड्डियों को सहारा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे टूटी हुई हड्डियों को सहारा प्रदान करने के लिए खप्सी का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। एंटीसेप्टिक घोल जैसे डिटॉल का उपयोग क्या है? तो डिटॉल का घाव के संक्रमण को रोकथाम के लिए किया जाता है। घाव में संक्रमण की घाव में संक्रमण की संभावना बढ़ने से रोकने के लिए किया जाता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। 12 नंबर प्रश्न, सॉरी, और आंसर देख लेंगे पहले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एंटीसेप्टिक घोल का जैसे डिटॉल का उपयोग घाव में संक्रमण को रोकथाम के लिए किया जाता है। पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। डिटॉल से कोई पोषण मिलता नहीं है और संक्रमण बढ़ने का खतरा भी नहीं रहता, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 12 नंबर का ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से ड्रेसिंग के दौरान उपयोग में ली जाने वाली सामग्री कौन कौन सी है? तो ड्रेसिंग में क्या क्या लिया जाता है? बैंडेज लिया जाता है, गाज पीस और एंटीसेप्टिक घोल भी लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर आपके सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित स्थितियों में खप्सी का उपयोग किस स्थिति में किया जा सकता है? तो फ्रैक्चर के दौरान। 14 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रैक्चर के दौरान खप्सी का उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए सीपीआर में एबीसी है। सीपीआर में के एबीसी का मतलब क्या होता है? तो 15 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। एबीसी का मतलब होता है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हुआ, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर प्रश्न। मुख में मूत्र विधि द्वारा कृत्रिम ऑक्सीजन देने के लिए एक रोगी को किस पोजीशन में लिटाना चाहिए? तो 16 नंबर का सही आंसर सुपाइन स्थिति में लिटाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे मूत्र विधि द्वारा कृत्रिम ऑक्सीजन देने के लिए रोगी को सुपाइन स्थिति में लिटाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। सुपाइन स्थिति के बारे में सही क्या है? सुपाइन स्थिति किसे कहा जाता है? तो 17 नंबर का सही आंसर का ऑप्शन नंबर रोगी को पीठ के बल लिटा देना ही सुपाइन स्थिति कहलाता है, या फिर सुपाइन पोजीशन कहलाता है, रोगी को पीठ के बल लेटा देना। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्न में से पट्टी बांधते समय किस सिद्धांत का उपयोग किया जाना चाहिए या फिर करना चाहिए? पट्टी बांधते समय या फिर ड्रेसिंग करते समय किस सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए? तो 18 नंबर का सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त आकार की पट्टी का चयन करना चाहिए, मतलब जैसे घाव हो या फिर जो फ्रैक्चर हो उसके हिसाब से पट्टी का चयन करना चाहिए। पट्टी को ज़्यादा सख्ती से नहीं बांधना चाहिए, हल्के में पट्टी को बांधना चाहिए। पट्टी बांधते समय एक समान दाब बनाए रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से होगा, उपरोक्त सभी। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली सामग्री क्या है? तो पैड और गाज पीस अभी आपने ऊपर देखा, एंटीसेप्टिक घोल भी और तिकोना बैंडेज, ये तीनों रखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे।
प्रश्न नंबर 20 है, फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली टार्च का उपयोग क्या होता है? तो फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली टार्च का उपयोग होता है रोगी को अच्छी तरह से परीक्षण करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा यहाँ पे। रोगी को अच्छी तरह से परीक्षण करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स में टार्च को रखा जाता है। ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। प्रश्न अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और दूसरे चैनल का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप दूसरे चैनल का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट विथ एसएसआर 2.0 सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।